हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस आ रही है आपको? हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस आ रही है आपको? क्या क्लास को स्टार्ट करें? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन चैप्टर। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? ओके, सो स्टूडेंट, आज का आपका चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम यहाँ पे 4 डिफरेंट इसके पार्ट्स देखेंगे। फर्स्ट एल्केन, सेकेंड एल्कीन, थर्ड एल्काइन एंड फोर्थ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हम ये 4 डिफरेंट टाइप के जो हाइड्रोकार्बन हैं इनको देखने वाले हैं, इनको आज समझने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एल्केन में। एल्केन, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इसमें सबसे जो प्रथम सदस्य है एल्केन सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य वो मीथेन है, CH4। एल्केन में सभी कार्बन कार्बन बंध एकल होते हैं, अर्थात यहां पे सभी बंध सिग्मा होते हैं। एल्केन से संबंधित यहां पर सबसे पहले अगर हम इनकी
संरचना की बात करें तो सभी एल्केन का संकरण मीथेन के जैसा ही होता है, जिसमें कार्बन का संकरण sp3 होगा और इसकी जो ज्यामिति है चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय होती है, अर्थात इसके अंदर 4 फलक होते हैं। एल्केन से अगर हम संबंधित गुणधर्म की बात करें तो एल्केन को बनाने की विधि, एल्केन के भौतिक गुण तथा एल्केन के रासायनिक गुण एल्केन के रासायनिक गुण, ये 3 अलग अलग टॉपिक हैं एल्केन में जिनको हमें जानना है। सबसे पहले अगर हम बात करें एल्केन के बनाने की विधि, एल्केन का निर्माण जैसा कि आप जानते हो कि एल्केन भी एक कार्बनिक यौगिक है और किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण पहले से उपस्थित किसी अन्य कार्बनिक यौगिक के द्वारा किया जाता है। अब वो कार्बनिक यौगिक ऐसा भी हो सकता है जिसमें किसी प्रकार की क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रकृति में कार्बाइड पाए जाते हैं उनके द्वारा भी इसका निर्माण किया जा सकता है। एल्केन बनाने की जो प्रमुख विधियां आपको पढ़नी हैं उसमें से जो पहली विधि है वो है एल्कीन तथा एल्काइन के अपचयन से, और ये अपचयन पूर्ण रूप से होता है, अर्थात एल्कीन और एल्काइन को अपचयित करा करके हाइड्रोजन के द्वारा हम इसको एल्केन में परिवर्तित करते हैं। दूसरी विधि है एल्किल हैलाइड के द्वारा, एल्किल हैलाइड के द्वारा इसमें बहुत तरह की विधियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो पहली विधि है अपचयन से, दूसरी विधि है वुड्ज अभिक्रिया, तीसरी विधि है कोरी हाउस संश्लेषण। कोरी हाउस संश्लेषण के साथ साथ हम इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड के द्वारा बहुत सारी विधियां हैं जिसमें हम एल्केन का निर्माण करते हैं। तीसरी जो विधि है हमारी जिसके द्वारा हम एल्केन का निर्माण करेंगे वो है एल्कोहल एल्डिहाइड
एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से। चौथी विधि है कार्बोक्सिलिक अम्ल विकार्बोक्सिलीकरण से। कोल्बे के विद्युत अपघटनीय विधि से। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। पूनम, गुड इवनिंग। अभिषेक, वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आ रही बच्चों आपको? टेक्निकल इशू की वजह से क्लास लेट हुई थी। मैंने एक्चुअली स्टार्ट कर दिया था। देखो, मुझे लगा कि शायद मेरी वॉइस आ रही होगी, इसलिए आप देखें मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था, बट मैं इसको रिवाइज कर दूंगा, यू डोंट वरी। गुड इवनिंग टू एवरीवन। ओके, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सभी लोगों को? मयंक ठाकुर, लक्ष्मी, अविनाश, वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो अब स्टार्ट करें। यस, क्लास स्टार्ट करें। ओके, चलिए, तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? हाइड्रोकार्बन, राइट? बिल्कुल, तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन को। आज का जो हमारा चैप्टर है ना, हाइड्रोकार्बन है। जब हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं ना, तो हाइड्रोकार्बन के अंदर
यहां पे 4 डिफरेंट नेम हम यूज करते हैं, राइट? कौन कौन से? एल्केन, एल्कीन, अल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इन सभी के लिए हम हाइड्रोकार्बन वर्ड यूज करते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल नीतीश, अभी क्लास स्टार्ट हुई है। आप देखिए यहां पे चैप्टर का नाम हमने लिखा हुआ है, अब बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के अंदर हमें क्या क्या चीजें जाननी है? फर्स्ट, एल्केन क्या होते हैं, एल्केन को हम कैसे बनाते हैं, एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या हैं, एल्कीन, एल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, राइट? क्लियर? अब देखो ये जो एल्केन है ना, इस एल्केन को हम क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्यों बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन? बिल्कुल पढ़नी है, बिल्कुल एनसीईआरटी भी पढ़नी है। और देखें ये जो एल्कीन एंड एल्काइन है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, राइट? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन एंड एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, राइट? अब आप देखें हमने यहां पे 4th नंबर पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसको कि आप बेंजीन या फिर इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, इससे आप जानते हो। तो बेसिकली हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन देखने वाले हैं, राइट? तो हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या क्या हमें टॉपिक्स देखने हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, राइट? अब आइए देखते हैं कि इसमें अगर हम एल्केन की बात करें, अगर आप एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन का अपना एक सामान्य सूत्र होता है। क्या सामान्य सूत्र होता है? CnH2n+2। ओके, क्लियर है ये? इस एल्केन के श्रेणी में जो पहला मेंबर है, उस पहले मेंबर को हम क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं, राइट? एल्केन में सभी बंध, जितने भी बंध होते हैं, जैसे अगर आप यहां पे कोई भी एल्केन लेते हो, जैसे आपने यहां पे इथेन ले लिया, तो आप ये देखोगे कि जो कार्बन और कार्बन के बंध हैं वो सभी क्या हैं? सिंगल बॉन्ड हैं, एकल बंध हैं, राइट? तो इसीलिए ये बात हमें ध्यान रखना है कि एल्केन में सभी बंध एकल होते हैं, यानी सभी बंध सिग्मा बंध होते हैं, राइट? हाँ बेटा, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां पे संरचना की, जितने भी एल्केन के सदस्य हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं? चतुष्फलकीय होते हैं। और चतुष्फलकीय होते हैं इसलिए इनमें जो कार्बन है उस कार्बन पे sp3 संकरण उपस्थित होता है, राइट? बिल्कुल। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही है एल्केन से संबंधित?
अब मैं आगे चलता हूं। एल्केन से संबंधित 3 चीजें आपको जाननी हैं। क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है एल्केन से संबंधित? एल्केन को बनाया कैसे जाता है, एल्केन का निर्माण कैसे किया जाता है, एल्केन के भौतिक गुण क्या हैं और एल्केन के रासायनिक गुण क्या हैं। अगर हम एल्केन के बनाने की विधि की बात करें, अगर हम एल्केन को बनाने की बात करें तो एल्केन को बनाने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, राइट। पूजा, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? अभिषेक, सारा कुछ बताएंगे बेटा। आप एक बार सुनो, पहले नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं आएगी, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, है ना। आप आराम से पहले एक बार देखो कि क्या टॉपिक है, उसको किस तरीके से हमें समझना है, क्या क्या चीजें उसके अंदर हमें ध्यान रखनी है। राइट। देखो, बिल्कुल जल्दी कर देंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस सूफिया, मैंने साफ ही लिखा हुआ है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो मैं आपको यहां पे एल्केन की जो बनाने की विधि है इसी से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। मैं वापस से सारी चीजों को आपके साथ चलते हुए लिखता हूं। देखो, कार्बनिक यौगिकों में एल्केन सबसे कम क्रियाशील होता है। एल्केन के निर्माण के लिए जो अन्य कार्बनिक यौगिक होते हैं वो उससे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, इसीलिए उन ज्यादा क्रियाशील जो कंपाउंड हैं, यौगिक हैं, उन यौगिकों को एल्केन में परिवर्तित करने के लिए कुछ विधियां हैं, राइट। उन्हीं विधियों को आपको जानना है और इन्हीं विधियों को हम क्या बोलते हैं? एल्केन बनाने की विधि। आपको एल्केन का निर्माण करना है। देखो, एल्केन क्या होगा? एल्केन को आप 2 तरीके से लिखेंगे, राइट। एक तो यह होगा कि अल्काइल के साथ हाइड्रोजन लिखा होगा और या तो फिर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे, राइट। तो आइए सबसे पहली विधि देखते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन के कोमल बोलिए, मैं आपकी बातें देख रहा हूं, आप बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं। ओम प्रकाश जी, संध्या, देखो आप नीट के लिए अगर तैयारी कर रहे हो,
है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है ना। थोड़ी बातों को सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, और फिर अगर आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है ना तो आप अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे, ठीक है ना। राइट। मैं ये चाहता हूं कि आप पढ़ रहे हो तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, चीज़ों को आप सीख करके जाइए। देखो, अगर ऑर्गेनिक में थोड़ी सी भी लापरवाही करी ना तो क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। नहीं, मुझे देखो, मुझे डिस्टर्ब करने से कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मैं डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं आया हूं आपके लिए। मुझे नहीं पता आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हो सकती है ना। राहुल जी गुड इवनिंग। कुछ प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती हैं, राइट। और अगर वो प्रॉब्लम जेन्युइन है तो बिल्कुल उसको एड्रेस किया जाएगा। पर जो मैं कहने जा रहा हूं, पहले एक बार आप उसको सुने, समझ लें, राइट। नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। सीनू जानसू, आप भी मेरे जैसे एक दिन होंगे, है ना, डेफिनेटली, राइट। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैं अब आप में से किसी के भी कमेंट की अभी कोई जवाब नहीं दूंगा, है ना। मैं एक बार पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो भी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम में आएंगी वो मैं देखूंगा। तो एल्केन के बनाने की विधि आइए देख लेते हैं। एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन एल्काइन के अपचयन से। पहली बात तो यह समझें कि इस अपचयन को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण अर्थात हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। यहां पे डबल बॉन्ड में 1 मोल हाइड्रोजन का योग करेंगे, जोड़ेंगे, किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो एल्कीन परिवर्तित हो जाएगा एल्केन में। इसी प्रकार से अगर हम एल्काइन लेंगे तो यहां पे हमें 2 मोल हाइड्रोजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में जोड़ने पर एल्केन प्राप्त होगा। तो ये जो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया है ना, एल्काइन में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एल्कीन बनेगा। एल्काइन सीधे सीधे किस में चेंज हो जाएगा? एल्केन में परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम इस अपचयन की विधि को देखें तो इस अपचयन की विधि में सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि हमने उत्प्रेरक क्या लिया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानेंगे कि यहां पे अलग अलग एल्कीन की क्रियाशीलता का क्रम क्या है। और नंबर 3, हम ये जानेंगे कि इनके त्रिविम समावयवता का क्या संबंध है इससे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखें। सबसे पहले यहां पे जो हम उत्प्रेरक लेते हैं वो उत्प्रेरक है प्लेटिनम या फिर पैलेडियम हम लेंगे, और ये कमरे के ताप पर अपचयन कराएगा। यानी हाइड्रोजनीकरण कराने के लिए हम यहां पे प्लेटिनम या पैलेडियम धातु को लेंगे, कमरे के ताप पे ये अपचयन करा देगा। दूसरा, अगर हमने निकेल धातु को उत्प्रेरक के रूप में लिया हुआ है तो
ताप हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ एक समस्या ये है कि प्लेटिनम एंड पैलेडियम ये दोनों बहुत ही कॉस्टली धातु होती हैं, तो इनका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता। निकिल धातु के साथ समस्या क्या है? निकिल धातु के साथ समस्या यह है कि यहाँ टेम्परेचर मुझे ज़्यादा देना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ उत्प्रेरक में रेनी निकिल का उपयोग करें, रेनी निकिल जो कि निकिल धातु और एल्यूमिनियम इनका एक मिश्र धातु है, तो यह भी फिर अपचयन क्या करेगा? कमरे के ताप पर अपचयन को ये संपन्न करा देगा, है ना। तो प्लेटिनम और पैलेडियम अगर ले लेते तो कमरे के ताप पर अपचयन होता। केवल निकिल धातु लेते, अगर हम केवल निकिल धातु लेते तो ये 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की डिमांड करता। रेनी निकिल लेने पर सामान्य ताप पर हाइड्रोजनीकरण की क्रिया हो जाएगी। तो जिस प्रकार से हाइड्रोजनीकरण एल्कीन का आप करोगे तो वो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जो कैटलिस्ट है इनमें से कोई सा भी एक कैटलिस्ट हम ले सकते हैं। एल्कीन लेंगे, हमें यहाँ पे उत्पाद में एल्केन प्राप्त हो जाएगा। यहीं पे अगर हम कोई अल्काइन लेते हैं तो उस अल्काइन पे हाइड्रोजनीकरण करने पे हमें एल्कीन प्राप्त, यहाँ पे एल्केन प्राप्त हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे क्रियाशीलता का क्या कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोजनीकरण के लिए हाइड्रोजनीकरण में एल्कीन की क्रियाशीलता एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वो आइए देखते हैं। क्रियाशीलता को हम कैसे मापेंगे ये देख लेते हैं। रिएक्टिविटी यहां पे व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन की अगर हम एल्कीन के स्थायित्व की बात करें तो जितनी कम स्टेबल एल्कीन होगी, हाइड्रोजनीकरण में एल्कीन की रिएक्टिविटी क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो होगा वो किस पर निर्भर करेगा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जो एल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन है उस पर ये निर्भर करेगा। और किस पर निर्भर करेगा ये? और ये निर्भर करेगा त्रिविम प्रतिकर्षण पे, स्टेरिक रिपल्सन। त्रिविम प्रतिकर्षण ये कारक हम कब देखेंगे? जब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या समान होगी। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या समान होगी उस केस में हम देखेंगे। तो अगर मैं अलग अलग प्रकार की एल्कीन लेता हूं, जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैंने एथिलीन ले लिया, फिर उसके बाद प्रोपीन लेते हैं, और यहाँ पे हम 2 ब्यूटीन अगर लेते हैं तो आप ये देखोगे कि
इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम हाइड्रोजनीकरण की बात करें तो हाइड्रोजनीकरण किस प्रकार से क्रियाशीलता के क्रम में आ जाएगी। तो आप ये देखें कि इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है और हमने क्या लिया हुआ है कि जितने कम अल्फा हाइड्रोजन होंगे क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी, राइट। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्रियाशील अगर कोई एल्कीन है तो वो फर्स्ट है, सेकंड है, देन यहाँ पे थर्ड हो जाएगी। अब एक बात और ध्यान देने की है कि यहाँ जो 2 ब्यूटीन हमने लिया हुआ है, ये जो 2 ब्यूटीन एल्कीन है, ठीक है, इस 2 ब्यूटीन एल्कीन के 2 प्रकार के ज्यामितीय समावयवी बनते हैं। इन ज्यामितीय समावयवी को हम यहाँ पे सिस तथा ट्रांस के रूप में, सिस तथा ट्रांस के रूप में जानते हैं, ये देखें। और अगर अल्फा हाइड्रोजन देखें तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे अधिक है। किसके पास? तो किसी के भी पास अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल ही है, 6 हैं। और ये जो एल्कीन है हमारी, ये एल्कीन ट्रांस है। अगर हम स्थायित्व की बात करें तो ट्रांस एल्कीन हमारी कोई बात नहीं है, बचपन से अब थोड़े बड़े हो जाओ, है ना। तो अब ये देखें यहां पे सिस एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण ज्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में? ट्रांस एल्कीन के रिस्पेक्ट में। तो हाइड्रोजनीकरण पे अल्फा हाइड्रोजन का क्या प्रभाव होता है? हाइड्रोजनीकरण पे त्रिविम प्रतिकर्षण का क्या प्रभाव होता है? अगर इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, और अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। हाइड्रोजनीकरण अभी तक जो मैंने आपको बताया, किसी को कोई समस्या है? नहीं, क्विज ऐसे नहीं आएगा, रूपाली क्विज ऐसे नहीं आएगा। आप पहले इसके बेसिक को पढ़ लें। संदू जहां क्या करोगे आप? चलो मैं आगे बढ़ता हूं। और अब मैं आता हूं यहां पे कि अगर मुझे हाइड्रोजनीकरण के साथ स्टीरियो केमिस्ट्री को देखना हो, है ना, तो हाइड्रोजनीकरण जो होता है ना, त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसको हम देख लेते हैं। यहां पे अगर हम देखें डबल बॉन्ड को, जिसपे कि आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो, जिसपे आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे, इस हाइड्रोजन का जो योग होगा वो कैसा होगा? सिन एडिशन होगा। सिन एडिशन होगा, यानी दोनों हाइड्रोजन जो होंगे वो एक तरफ ही जुड़ेंगे, जिसको कि हम यहां पे इस तरह से देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन का जो योग होता है वो सिन एडिशन होता है, राइट। जब ये सिन एडिशन होगा तो इस सिन एडिशन में, जैसे कि मान लेते हैं कि हमें यहां पे
हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ऐड करना है, और जो मुझे एल्कीन दे रखी है वो एल्कीन कौन सी दे रखी है? सिस एल्कीन दे रखी है। सिस एल्कीन पे ड्यूटेरियम का एडिशन किस तरह से हो रहा है? सिन एडिशन हो रहा है। इस सिन एडिशन के माध्यम से क्या बन जाएगा? दोनों ड्यूटेरियम एक ही साइड में ऐड हो जाएंगे और इस प्रकार से जो उत्पाद बनेगा हमारा वो मीजो उत्पाद होगा। ध्यान से देखें, अगर एल्कीन हमें सिस दे रखी है, कौन सी एल्कीन दे रखी है? हमें यहाँ पे सिस एल्कीन दे रखी है, तो सिस एल्कीन पर ड्यूटेरियम का एडिशन करेंगे तो हमें जो उत्पाद मिलेगा वो कैसा उत्पाद मिलेगा? मीजो उत्पाद मिलेगा। ठीक है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सिस है, सिन एडिशन हो रहा है, तो त्रिविम समावयवी हमारा क्या बन जाएगा? मीजो बन जाएगा। राइट, यही इसी जगह पे अगर हमने ट्रांस एल्कीन लिया होता, ट्रांस एल्कीन अगर हम लेते, एल्कीन हम ट्रांस ले लेते और इस ट्रांस एल्कीन पर ड्यूटेरियम का एडिशन करते, यह भी एडिशन हमारा क्या होगा? चाहे एल्कीन कैसी भी हो, हाइड्रोजन का यहां पे एडिशन या ड्यूटेरियम का एडिशन सिन एडिशन ही होगा। अब इस जगह पे हमें यहां दो अलग अलग आइसोमर मिलेंगे जो एक दूसरे के क्या होंगे? प्रतिबिंब समावयवी होंगे, और इस प्रकार से जो प्रतिबिंब समावयवी होते हैं राइट, इसको हम बोलते हैं रेशमिक मिश्रण। रेशमिक मिश्रण। तो ये यहां पे हमें ध्यान रखना है कि अगर मुझे एल्कीन ट्रांस दे रखी है, ड्यूटेरियम ऐड करना है, सिन एडिशन कराना है, तो जो हमारे पास यौगिक मिलेगा वो रेशमिक मिश्रण के रूप में मिलेगा। हाँ सिन्हू, मैं बिल्कुल एलन से ही हूं। आंचल टेंशन मत करो बेटा, आप पहले पढ़ो, है ना? नहीं कार्तिक, अभी स्लाइड नहीं, आप बैक में ले लेना। निकिता, सिन SIN नहीं, SYN। नितिका देखो, सिन एडिशन का मतलब यह होता है जब ये दोनों ड्यूटेरियम एक ही साइड में होंगे। एक साइड मतलब, एक साइड का मतलब यहां पे ये होगा, जो जैसे आप देखोगे ये डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन है राइट, तो आप ये जानते हो ना कि डबल बॉन्ड और उससे लगा हुआ अगर कोई ग्रुप है, जैसे कि मान लें, है ना, यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है हाइड्रोजन पहले से राइट, और यहां पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये सभी क्या होंगे? एक ही प्लेन पर होंगे। इस तरीके से आप देखें, है ना, ये एक प्लेन के ऊपर होंगे, एक सरफेस के ऊपर होंगे राइट। अब दोनों हाइड्रोजन या तो यहां पे अबव द प्लेन होंगे, जैसे टेबल पे हम रख देते हैं किसी चीज को, या तो फिर वो बिलो द प्लेन होंगे। तो सिन एडिशन का मतलब होता है यहां पे दोनों हाइड्रोजन सेम साइड ही ऐड होंगे राइट, सेम साइड। सिन एडिशन का मतलब हुआ सेम साइड होंगे। और अगर यही एंटी होता तो एक अगर ऊपर होता, यानी एक हाइड्रोजन यहां ऊपर की तरफ होता, प्लेन के ऊपर होता, तो दूसरे को बिलो द प्लेन होना चाहिए था
राइट। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, सिन के ऊपर यहां कैटलिस्ट लिखा हुआ है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। यह अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। श्रेया, आई विल ट्राई, डोंट वरी। राइट, चलो मैं आगे बढ़ूं फिर। ओके, तो हाइड्रोजनीकरण से हम एल्कीन और एल्काइन को एल्केन में परिवर्तित कर सकते हैं। अब यहां पे सवाल ये आता है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से आएगा। जैसे आओ देख लेते हैं कि इसके एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखें। जैसे मान लो यहां पे मुझे साइक्लोहेक्सीन दे रखा है। क्या दे रखा है? साइक्लोहेक्सीन दे रखा है। इस साइक्लोहेक्सीन पे ड्यूटेरियम का एडिशन करा रहे हैं। ड्यूटेरियम का जब एडिशन कराएंगे तो यहाँ पे जो बनने वाला उत्पाद है वो हमारा कैसा होगा? इसके लिए हम अगर यहाँ पे देखें विकल्प के लिए तो ये कैसा बनेगा? मीजो रेशमिक या फिर अकाइरल या फिर कोई भी नहीं। क्या बनना चाहिए यहां पे? तो देखिए, जब हमने ड्यूटेरियम को ऐड किया तो दोनों ड्यूटेरियम यहां पे क्या होंगे? एक ही साइड में ऐड होंगे और पहले से जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा? इस तरीके से प्रेजेंट होगा। यहाँ हाइड्रोजन है ना डबल बॉन्ड के साथ साथ, देखो तो क्या ये यौगिक प्रकाशिक रूप से सक्रिय है? तो कैसा यौगिक प्राप्त होगा हमें? अकाइरल यौगिक प्राप्त होगा। अकाइरल यौगिक प्राप्त होगा, राइट। हाँ बिल्कुल, एल्केन को अगर बनाना है बिना उत्प्रेरक के ये अभिक्रिया नहीं होगी। उत्प्रेरक हमें चाहिए होंगे। उत्प्रेरक क्या करते हैं? देखो यहां पे जो हमने उत्प्रेरक लिया, जैसे कि मान लेते हैं कि उत्प्रेरक में हमने निकिल के साथ हीट लिया है, तो ये उत्प्रेरक क्या करेगा? उत्प्रेरक यहां पे जो आवश्यक ऊर्जा होती है, सक्रियण ऊर्जा, उसके मान को कम कर देता है। उत्प्रेरक क्या करेगा? सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करता है और हाइड्रोजनीकरण के लिए अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब आते हैं हम दूसरी विधि में। दूसरी विधि है हमारी और वो है एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड से, यानी हमारे पास अल्काइल हैलाइड दिया होगा। ठीक है, अल्काइल हैलाइड में ये अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, RX अल्काइल हैलाइड है, जिसमें कि X क्या है? हैलोजन यौगिक है और R क्या है? कार्बन वाला समूह है, राइट। तो एल्काइल हैलाइड से एल्केन हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें
तो एल्काइल हैलाइड का अपचयन करा दें। अपचयन कराने से क्या होगा कि हमें एल्केन प्राप्त हो जाएगा, राइट। तो एल्काइल हैलाइड, जैसे कि अगर यहां पे आपने CH3Cl या फिर CH3Br या फिर CH3I लिया हुआ है और इसका आप अपचयन कराना चाह रहे हो, इसका अगर आप अपचयन कराना चाह रहे हो, राइट, या इनकी जगह पे कोई और एल्काइल हैलाइड आप ले सकते हो, जैसे इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, ठीक है। तो आप कोई एल्काइल हैलाइड ले करके यहां पे इसके अपचयन को आप एल्केन प्राप्त कर सकते हो। कैसे करोगे अपचयन? जिसे मान लिया हमने कि यहां पे हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है, इस मिथाइल क्लोराइड को हमें क्या देना है, यहां नेसेंट हाइड्रोजन देना है। क्या देना है? नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन जब हम देंगे तो क्या बन जाएगा? मीथेन एंड HCl बन जाएगा। ये जो हाइड्रोजन हमने लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, इसको हम नवजात हाइड्रोजन कहते हैं, नवजात हाइड्रोजन। अब ये नवजात हाइड्रोजन हमें कहां से मिलेगा? ये नवजात हाइड्रोजन हमें मिल सकता है, इसका जो स्रोत है जिंक के साथ HCl ले लेंगे या फिर सोडियम के साथ इथाइल एल्कोहल ले लेंगे, राइट। तो जिंक के साथ HCl या सोडियम के साथ इथाइल एल्कोहल लेने पे हमें क्या मिल जाएगा? नवजात हाइड्रोजन मिलेगा। और इस नवजात हाइड्रोजन के योग से हमें मीथेन, जो कि एक एल्केन है, ये हमें मिल जाएगी। इसके अलावा हम यहां पे और क्या ले सकते हैं? HI भी ले सकते हैं और HI के साथ साथ हम रेड फास्फोरस भी लेंगे, अर्थात एल्काइल हैलाइड के साथ रेड फास्फोरस और HI भी यही अभिक्रिया देने वाला है। इसके साथ साथ हम इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के लिए पैलेडियम को भी यूज कर सकते हैं, यानी यह हाइड्रोजनीकरण भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो अपचयन के माध्यम से यहाँ पे हमने 4 अपचायक लिए हुए हैं जो कि अल्काइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे? एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। हाँ बिल्कुल, नवजात हाइड्रोजन एसिड से प्राप्त होता है। नवजात हाइड्रोजन का अर्थ होता है परमाणविक हाइड्रोजन, ऐसा हाइड्रोजन जो परमाणु के रूप में होता है, अत्यंत क्रियाशील होता है, उसी को हम नवजात हाइड्रोजन कहते हैं, है ना, राइट। इसके अलावा क्या होगा कि अगर हम यहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराएंगे तो ये भी हमें क्या दे देगा? लेकिन ये नवजात हाइड्रोजन नहीं देगा, ये हमें क्या दे देगा? H- देगा। अर्थात लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे हाइड्राइड देगा और उस हाइड्राइड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? अल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर? चलिए, ये पॉइंट क्लियर है? इज दिस क्लियर? ओके, मैं आगे बढ़ूं। विपिन, मैं आगे कंटिन्यू करूं?
एक बात हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों, और वो ये नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आफरीन, मैं क्या लिखा हुआ हूं, अपचयन से ही तो लिखा हुआ है, आप देखो। मैं तो हिंदी में ही लिख रहा हूं, इंग्लिश में लिखूं? चलेगा इंग्लिश में लिखना? ओके सोनाली, हाँ मैंने ये कहा कि एल्काइल हैलाइड जो कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, या इसकी जगह पे कोई एथाइल प्रोपाइल भी ले सकते हो आप इसका अगर अपचयन कराओगे, है ना, तो अपचयन कराने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? नवजात हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, या तो फिर क्या लेना पड़ेगा? हाइड्राइड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे ये अलग अलग प्रकार के अपचायक, ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी यहां पे ये जितने भी हमने लिखा हुआ है, ये सब के सब अपचायक हैं। इनका काम क्या है? अपचयन में सहायता करना। इन अपचायक की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अल्काइल हैलाइड से ही एल्केन प्राप्त करने की एक दूसरी विधि है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वुर्ज अभिक्रिया। वुर्ज अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में भी मैं लिख दे रहा हूं। नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनसीईआरटी में भी दे रखा है इसको, वुर्ज रिएक्शन को। इसमें क्या होता है कि 2 मोल अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर में कराने पर, शुष्क ईथर में कराने पर हमें उच्चतर एल्केन प्राप्त होती है। उच्चतर एल्केन प्राप्त होती है। यही अभिक्रिया हमारी वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। देखें, अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर हमें उत्पाद के रूप में एल्केन प्राप्त होती है। राइट, अब यहां पे इस अभिक्रिया से संबंधित आप ध्यान रखेंगे कि वुर्ज अभिक्रिया में जो क्रियाशीलता है, किसकी क्रियाशीलता? इस अल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता। जैसे अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड ले रखा है, मिथाइल क्लोराइड ले रखा है, और शुष्क ईथर जो कि यहाँ पे विलायक का काम कर रहा है, राइट, तो शुष्क ईथर, ये मैंने इस तरीके से डैश कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे भी सॉल्वेंट उपस्थित है। तो अब आप देखो मुझे क्या मिल जाएगा, कौन सी एल्केन प्राप्त हो जाएगी? ईथेन प्राप्त हो जाएगी। देखो मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया था, लेकिन एल्केन के रूप में हमें क्या मिला? यही अगर हमने इथाइल क्लोराइड लिया होता और उसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ हम कराते, तो आप देखोगे एल्केन में कार्बन की संख्या हमारी 2 गुनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हमें यहाँ पे जो एल्केन प्राप्त होगी वो एल्केन कौन सी होगी? ये देखें, ब्यूटेन मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हमने अल्काइल हैलाइड ऐसी ली है जिसमें कि कार्बन की संख्या समान है, तो एल्केन में कार्बन की संख्या 2 गुनी हो जाएगी, और इस प्रकार से हम उच्चतर एल्केन इस अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम क्रियाशीलता की बात करें
क्रियाशीलता की बात करें तो वुड्ज अभिक्रिया में एल्काइल आयोडाइड की क्रियाशीलता अल्काइल ब्रोमाइड से अधिक होती है, जबकि अल्काइल ब्रोमाइड की क्रियाशीलता अल्काइल क्लोराइड से अधिक होती है और अल्काइल फ्लोराइड यहाँ पे सबसे कम क्रियाशील होती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एल्केन की तो मिथाइल यहाँ पे ज़्यादा क्रियाशील होगा 1 डिग्री कार्बन के, और 1 डिग्री कार्बन ज़्यादा क्रियाशील होगा 2 डिग्री कार्बन के, और 2 डिग्री ज़्यादा क्रियाशील होगा 3 डिग्री कार्बन के। तो ये क्रियाशीलता का एक क्रम हो गया, राइट। अगर हम वुड्ज अभिक्रिया के अलग अलग प्रकार के बारे में बात करें तो वुड्ज अभिक्रिया यहाँ पे 2 प्रकार की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। वुड्ज अभिक्रिया में वुड्ज अभिक्रिया के अगर हम बात करें प्रकार की, तो यहां पे अगर दोनों अणु समान होंगे, जैसे ये देखो आप CH3Br लिया, सोडियम के साथ हमने अभिक्रिया करा दिया, यानी जब अल्काइल हैलाइड के दोनों अणु क्या हैं, समान हैं, तो उस स्थिति में वुड्ज अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऐसी वुड्ज अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, स्ववुड्ज अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में आप सेल्फ वुड्ज रिएक्शन कहेंगे। लेकिन अगर दोनों यहां पे एल्काइल हैलाइड अलग अलग हैं, जैसे अभी ये देखो आप, एक तरफ मैंने मिथाइल ब्रोमाइड लिया हुआ है, दूसरी तरफ मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिया हुआ है, तो दोनों अणु क्या हो गए, दोनों अणु यहां पे अलग अलग हो गए। तो ऐसी वुड्ज अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस वुड्ज रिएक्शन बोलेंगे। क्रॉस वुड्ज रिएक्शन बोलेंगे। इसके अंदर 3 प्रकार के उत्पाद बनते हैं, ध्यान रखें। सेल्फ वुड्ज रिएक्शन के अंदर केवल एक प्रकार का उत्पाद बन रहा है, केवल एक प्रकार का उत्पाद बन रहा है, जबकि यहाँ पे उत्पादों के प्रकार 3 अलग अलग होंगे, जिसके कारण इसकी जो लब्धि है, अर्थात इसकी जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। यहाँ पे 3 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। जब अलग अलग प्रकार का हम एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो खुशबू क्या नहीं समझ में आया बेटा, बताइए, मैं रुका हुआ हूं, बोले खुशबू क्या नहीं समझ में आया इसमें। वुड्ज अभिक्रिया के प्रकार, वुड्ज अभिक्रिया के मैंने 2 प्रकार बताए, जिसमें एल्काइल हैलाइड के दोनों अणु समान होते हैं उसको सेल्फ वुड्ज रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें अल्काइल हैलाइड के दोनों अणु अलग अलग प्रकार के होते हैं उसको हम क्रॉस वुड्ज रिएक्शन बोलते हैं। क्रॉस वुड्ज रिएक्शन में 3 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, राइट। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया है बताइए, बोलिए। इसके अंदर में क्या नहीं समझ में आया आपको, बताइए। वुड्ज अभिक्रिया क्या है? वुड्ज अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने की विधि है। बोलिए। मैंने जो बोला है और आपने अगर उसको लिखा भी है, मुझे तो नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई यहाँ पे आपको कोई समस्या आने वाली है।
हाँ दीपिका देखो, हाँ इसमें ड्राई ईथर लेते हैं इन सभी अभिक्रियाओं के अंदर। जैसे एक बार मैंने आपको बता दिया था, हम शुष्क ईथर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर ईथर नम होगा यानी उसमें पानी होगा तो सोडियम धातु के साथ वो अभिक्रिया कर जाएगा। हाँ ड्राई ईथर लेते हैं। और ये ईथर हम क्यों लेते हैं, ध्यान से देखें। ईथर जो होता है ना, ईथर अगर देखो तो ईथर एक प्रकार का विलायक है जो कि कैसा होता है, पोलर अप्रोटिक होता है। ठीक है। हाँ राधा, मैं बिल्कुल इतने बड़े फॉन्ट साइज में लिख रहा हूं, इसमें भी दिखने में प्रॉब्लम आ रही है क्या? चलो मैं आपकी बातें मान लिया, इतना बड़ा तो ठीक है ना। तो देखो ये है बच्चों डाई अल्काइल ईथर। ठीक है। अब इस डाई अल्काइल ईथर में सोडियम को क्या करेगा, देखो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन खोने के बाद इस वुड्स अभिक्रिया में होता क्या है, वुड्स अभिक्रिया के अंदर सोडियम जो कि धातु है वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और त्यागने के बाद धनायन बना लेगा। ये बात समझ में आ रही है। और इस धनायन को है ना, क्योंकि ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश होता है, तो ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश होगा तो ऑक्सीजन के परमाणु के ऊपर जो लोन पेयर हैं वो क्या करेंगे, वो चारों तरफ से इस सोडियम आयन को थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, माइनस चार्ज दे देंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा ये माइनस चार्ज दे देंगे, जिसकी वजह से इस सोडियम आयन का क्या हो जाएगा, विलयकीकरण हो जाएगा, सॉल्वेशन हो गया। तो देखो ये जो ड्राई ईथर है वो क्या कर रहा है, ये कर रहा है सॉल्वेशन ऑफ कैटायन। अगर यही हमने यहां शुष्क ईथर नहीं लिया होता, है ना, तो सोडियम का विलेयीकरण नहीं होता, सोडियम विलेयित नहीं होता और उस स्थिति में हमारी अभिक्रिया आगे नहीं जाती। महक, ये हाइड्रोकार्बन है, कीर्ति हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन। आदित्य कौन सा प्रश्न था, आदित्य जी बोलिए। बार देखो आरती, हमारे यहाँ एलएन में इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक तीनों सेक्शन अलग अलग होते हैं, तीनों को अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, है ना। फिजिकल अलग टीचर पढ़ाते हैं, इनऑर्गेनिक अलग पढ़ाते हैं। जैसे मैं आया हूँ तो मैं आपके जो ऑर्गेनिक का पार्ट है वो कराऊंगा, ठीक है। इसके पहले कुलदीप सर थे तो जो फिजिकल का पार्ट बचा हुआ था वो कराते। अगर कोई इनऑर्गेनिक का होता तो इनऑर्गेनिक का, राइट। देखो आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मैं समझ सकता हूँ, आप बच्चे हो, आपको लगता होगा, है ना, लेकिन हम सारे लोग, आपको क्या लगता है कि आपका कैरियर, आपकी लाइफ हमारे लिए मैटर नहीं करती? आप भरोसा रखिए, है ना, और आप बिल्कुल हंसते हुए खेलते हुए जाओगे, थोड़ा सा भी माइंड में प्रेशर नहीं आएगा, एकदम अच्छे से ऑर्गेनिक। बस एक बात ध्यान रखना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आप नोट कर रहे हो उसको आप नोट करते चलो। अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है, अब मुझे आइडिया नहीं है बेटा, हाँ खिलेश्वर मेसराम जी, बिल्कुल नहीं, देखो कोई भी कभी भी कोई नया चेंज होता है ना। मुझे पढ़ाते हुए 16 साल हो गए, मैं 7 सालों से एलन में हूँ, ठीक है ना। 2011 में, 12 में, 13 में मैं बंसल में हुआ करता था, आकाश में था, राइट।
तो आप टेंशन ना करो, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब थोड़ा सा तो टाइम दोगे कि नहीं दोगे? अगर आप ये बोलोगे फटाफट चीज़ें हो जाएं तो ऐसे तो नहीं होगा ना। भरोसा रखो, चीज़ें हो जाएंगी, अच्छे से हो जाएंगी, राइट। आइए हम वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे थे, हम वुड्स रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि वुड्स रिएक्शन में पहली बात तो ये है कि शुष्क ईथर क्यों लिया। शुष्क ईथर लेने का कारण क्या है? शुष्क ईथर सोडियम के धनायन को विलयीकृत करने के लिए लिया हुआ है, जिससे कि इसका धनायन स्थायित्व हो जाए। क्यों हम उसको स्थायित्व दे रहे हैं? क्योंकि वुड्स अभिक्रिया में सोडियम से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला है। क्या निकाला है? इलेक्ट्रॉन को निकाला है, राइट। हाँ मैंक, बिल्कुल। तो आपको यह समझ में आ गया कि वुड्स अभिक्रिया में सोडियम क्या करता है। क्लियर है ये? अब आइए देखते हैं इस अभिक्रिया की, अगर हम क्रियाविधि की बात करें, यानी वुड्स रिएक्शन की मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, तो इस अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है, क्रियाविधि, आइए देखते हैं क्रियाविधि कैसे होती है इसमें। अरे मैंने लिया मैंक, राइट। तो क्रियाविधि में सबसे पहला काम क्या होता है? देखो, इस क्रियाविधि के अंदर दो बातें मानी जाती हैं। पहली क्रियाविधि जिसको हम बोलते हैं मुक्त मूलक क्रियाविधि, मुक्त मूलक क्रियाविधि। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगी बात, मुश्किल नहीं है। मुक्त मूलक क्रियाविधि के अनुसार सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, सोडियम धनायन बना लेगा। अल्काइल हैलाइड इस इलेक्ट्रॉन को ले करके और अल्काइल मूलक और हैलाइड आयन बना लेगा, ठीक। फिर यहां पे दो अल्काइल के मूलक आपस में संयुक्त हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और जुड़ करके वो एल्केन बना लेंगे। तो देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम कौन कर रहा है? ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, जो ये सोडियम है और ये जो हैलाइड आयन है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ करके और सोडियम हैलाइड बना लेंगे, राइट। तो ये कहलाती है मुक्त मूलक क्रियाविधि। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, एक दूसरी क्रियाविधि है जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बनायन या कार्बनायन क्रियाविधि। आइए देख लेते हैं। कार्बनायन इसमें क्या होता है? देखो, इसमें दो सोडियम धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? त्यागेंगे। देखो, मुक्त मूलक क्रियाविधि में एक सोडियम परमाणु लिया हुआ है, ध्यान से देखिए, जबकि कार्बनायन क्रियाविधि में कितने हमने सोडियम के परमाणु लिए हुए हैं? दो लिए हुए हैं। ये दोनों में अंतर आपको दिख रहा होगा, ये बात समझ में आ रही है, राइट। अब क्या होगा कि जब ये एल्काइल हैलाइड के साथ दो इलेक्ट्रॉन और दो यहां पे ये सोडियम आयन संयुक्त होंगे तो क्या बन जाएगा? यहां पे तो एक तो बन जाएगा, अब देखें कार्बेनायन बना, और ये कार्बेनायन दूसरे अल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा, एक नाभिक स्नेह की तरह पड़ा होगा Sn2 अभिक्रिया, और क्या बन जाएगा? एल्केन एंड सोडियम हैलाइड। दोनों प्रकार की क्रियाविधि आपके सामने है।
राइट। दोनों प्रकार की क्रियाविधि आपके सामने है। अगर आपको इस क्रियाविधि में कोई समस्या ना हो तो मैं आगे बढ़ूं। या किसी को समस्या है इसमें? शंभू, अभी क्वेश्चन जब कराएंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको, आप टेंशन ना करो, है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वो क्वेश्चन जब करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो वुड्स अभिक्रिया समझ में आ गई। एल्काइल हैलाइड के साथ हम क्या लेते हैं? सोडियम मेटल लेते हैं। सोडियम मेटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। हाँ देखो, SN2 ऐसे पहचानेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल, अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल ऋणात्मक है, न्यूक्लियोफाइल कैसा है? ऋणात्मक है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ऋणात्मक है हमारा, और ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो SN2 रिएक्शन होती है। रिएक्शन मैकेनिज्म में ये चीज आपने पढ़ रखी है, राइट, कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मुक्त मूलक है ना, ये देखो, अभी अगर ये देखो यहां पे ये मुक्त मूलक हुआ ना। जैसे मान लेते कि अगर यहां पे हमने CH3Cl लिया और CH3Cl इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो ये क्या बना देगा? अब यहां पे जो ये मिथाइल है, ये मिथाइल मुक्त मूलक हो गया, राइट। और फिर मुक्त मूलक क्या करते हैं? मुक्त मूलक दूसरे मुक्त मूलक के साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके क्या करेंगे? बड़ी श्रृंखला बना लेंगे। नीट एस्पिरेंट, कौन सा मैंने डाउट का आपके आंसर नहीं दिया? मैं तो सभी के डाउट का आंसर देता हूं। मुझसे तो आज तक कभी किसी मेरे स्टूडेंट ने कहा ही नहीं कि सर आपने मेरे डाउट का या मेरी बात का जवाब नहीं दिया, ठीक है। आप बोलो। चलो, इस अभिक्रिया की मुश्किलें क्या हैं? तो आइए देखते हैं वुड्स अभिक्रिया की लिमिटेशन। इस अभिक्रिया की क्या लिमिटेशन है? पहली लिमिटेशन तो इसके अंदर यह है कि इस अभिक्रिया के द्वारा मीथेन का निर्माण नहीं किया जा सकता है ना। यानी ये विधि जो होती है मीथेन के निर्माण में प्रयुक्त नहीं होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न का आपको आंसर बताना पड़ेगा कि कौन सी एल्केन ऐसी है जिसका निर्माण वुड्स अभिक्रिया में नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात, इसमें सम परमाणु के एल्केन का निर्माण होता है, यानी सम कार्बन परमाणु के उत्पाद का निर्माण और तीसरी इसकी जो सीमा है बच्चों वो ये है कि तृतीयक एल्काइल हैलाइड विषमानुपातिक अभिक्रिया देती है। अर्थात एक मूलक का अपचयन और एक मूलक का ऑक्सीकरण होता है। तो विषमानुपातिक अभिक्रिया
तो तृतीयक एल्काइल हैलाइड विषमानुपातिक अभिक्रिया देती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर मेरे पास यहां पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, जैसे कि आप ये देखो, ये तृतीयक ब्यूटाइल का मुक्त मूलक है, इसके साथ एक दूसरा भी है, यानी 2 मुक्त मूलक हैं यहां पे। इस तरीके से होगा क्या, यहां से जो ये कार्बन और हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस मुक्त मूलक के साथ मिल करके एल्कीन बना लेगा, और यहां पे जो एल्कीन बनेगी वो एल्कीन कौन सी बन जाएगी, आइसोब्यूटाइलिन, और एल्केन बन जाएगा यहां पे आइसोब्यूटेन। तो देखो, एक मूलक का जो कि यहां पे आइसोब्यूटाइलिन बना रहा है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी एक मुक्त मूलक यहां एल्कीन में बदल गया ऑक्सीकरण के द्वारा, और एक मुक्त मूलक हमारा एल्केन में बदल गया अपचयन के द्वारा। अपचयन के द्वारा, है ना। अपचयन के द्वारा क्या बन जाएगा, तो ये समस्या है कि जब हम यहां पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, है ना, ये देखो, सम कार्बन परमाणु के उत्पाद, यानी सम संख्या में कार्बन उपस्थित होते हैं उत्पाद में। तो यहां देखें, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। क्लियर, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, राइट। चलिए एक और विधि देखते हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड में, और वो है कोरी हाउस संश्लेषण विधि। सम का मतलब है, सम यानी इवन, इवन नंबर में होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, राइट। सम का मतलब ये है। अदिति, अभी हमें हाइड्रोकार्बन की बात मिली है, अगर आएगा तो डेफिनेटली आई विल विथ यू, डोंट वरी, ठीक है ना। आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो। क्लास अपनी 8 बजे तक चलेगी, 8 o'clock। इस बीच में आप थोड़ा बहुत पानी वानी पी सकते हो, ठीक है ना, मना नहीं है राइट। चलो, तो वुड्ज अभिक्रिया हमने देखी, वुड्ज अभिक्रिया से किस प्रकार से एल्केन का निर्माण होगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, और अब हम आते हैं कोरी हाउस सिंथेसिस। देखो, पहले हमने अपचयन से बनाया था, अब तीसरी विधि में आ गए हम, और वो है कोरी हाउस सिंथेसिस। ये 2 अलग अलग वैज्ञानिक हैं, कोरी एंड हाउस, और इन दोनों के सौजन्य से यह अभिक्रिया का निर्माण हुआ है, ठीक है। कोरी हाउस यह भी एल्केन के निर्माण में प्रयुक्त होती है। कौन सा क्वेश्चन, नीट एस्पिरेंट, कौन सा क्वेश्चन है बेटा। तो कोरी हाउस सिंथेसिस में क्या होता है, देखो, कोरी हाउस सिंथेसिस में हम एक अभिकर्मक प्रयुक्त करते हैं जिसका नाम जान लेना हमारे लिए जरूरी है, R2CuLi। ऐसे इसको बोला जाता है लिथियम डाइएल्काइल क्यूप्राइड, और वैसे इसका सामान्य नाम है, इसको गिलमान रिएजेंट बोलते हैं।
ये अभिकर्मक को गिलमान रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिलमान रिएजेंट। हाँ, वहां पे मैंने बताया था कि जो तृतीयक रेडिकल होता है, 3 डिग्री रेडिकल होता है ना, 3 डिग्री रेडिकल में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, और चूंकि एक ही प्रकार का रेडिकल है तो विषमानुपातिक हो जाएगा। हाँ खिलेश्वर, बहुत सारे नाम पहली बार ही सुनोगे, जब पढ़ोगे ना तो बहुत सारे नाम पहली बार ही सुनोगे, और वो यही सुनोगे, है ना। तो देखो, लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्राइड को हम गिलमान रिएजेंट कहते हैं, राइट। तो कोरी हाउस संश्लेषण में क्या होता है, इसके अंदर हम ऐसे उत्पाद यानी ऐसे एल्केन बनाते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या विषम होती है, ऑड होती है, ठीक है। सूफिया बिल्कुल टेंशन ना करो, इतना तो नाम लिखा है सिर्फ इंग्लिश में, है ना, सिर्फ नाम लिखा हुआ है। तो नाम आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, कोरी हाउस सिंथेसिस वही रहेगा, बाकी जो चीजें आएंगी मैं आपको हिंदी में लिखूंगा, आप टेंशन ना करिए, राइट। चलो, तो कोरी हाउस सिंथेसिस में क्या होता है कि हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, क्या लेंगे, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, और ऐसा अल्काइल हैलाइड लेते हैं, ऐसा अल्काइल हैलाइड लेते हैं जो कि गिलमान रिएजेंट में उपस्थित अल्काइल से डिफरेंट होता है। गिलमान रिएजेंट पे जो अल्काइल ग्रुप है उससे क्या होता है, ये अलग होता है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे एक हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, यानी एल्केन बन जाएगा। जैसे अगर मान लो आप यहां पे C2H5Cl ले रहे हो, इस पर किसकी अभिक्रिया करा रहे हो आप, डाई मिथाइल लिथियम क्यूप्राइड की। क्या बन जाएगा, यहां पे कौन सा एल्केन प्राप्त होगा आपको, प्रोपेन प्राप्त होगा, राइट। यह अभिक्रिया जो होती है, यह अभिक्रिया भी हमारी कौन सी क्रियाविधि को फॉलो करती है, ये SN2 अभिक्रिया को फॉलो करती है, यानी कोरी हाउस सिंथेसिस SN2 अभिक्रिया होती है ये, राइट। तो ये एक SN2 अभिक्रिया होती है जिसमें कि ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड है, हम यहां पे क्या ले सकते थे, हम यहां पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, हम यहां पे अल्काइल हैलाइड में क्या लेंगे, मिथाइल हैलाइड ले सकते हैं, और प्राइमरी हैलाइड ले सकते हैं, प्राथमिक हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड ले सकते हैं। तो 2 चीजें हम यहां पे ले सकते हैं इस अभिक्रिया में, राइट। ये 2 अल्काइल ग्रुप हैं, ये 2 अल्काइल ग्रुप हैं, और इन दोनों अल्काइल ग्रुप में अगर आप देखेंगे ये दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, एक ही कार्बन है ना, मिथाइल के पास तो एक ही कार्बन है, राइट। तो इस अभिक्रिया के द्वारा जो एल्केन बनता है, वो एल्केन क्या होता है, उस एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या विषम होती है। ध्यान से देखें, विषम कार्बन परमाणु के एल्केन प्राप्त होते हैं, ये इसकी विशेषता है, राइट। ऐसा क्यों, देखो 2 कार्बन हमने यहां पे लिया, देखो यहां पे इथाइल में 2 कार्बन हैं, और ये तो मिथाइल है ना, डाई मिथाइल, ये तो लिथियम डाई मिथाइल क्यूप्राइड है, तो मिथाइल में तो एक ही कार्बन है ना,
अब एक बात समझ लो आप कि ये जो लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्राइड है ना, ये कैसे बना, या इसको यहीं पे रहने देते, बस इतना ही जान लो कि गिलमान रिएजेंट होता है, फिर आपके लिए कंफ्यूजन आ जाएगा। इसकी विशेषता क्या होती है, इस विधि की विशेषता क्या होती है, इस विधि की विशेषता ये होती है कि इसमें विषम कार्बन परमाणु युक्त एल्केन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। ये इस अभिक्रिया की विशेषता है, राइट। हाँ, क्वेश्चन कराएंगे। चलो अब आते हैं इसके अगले विधि में। एल्काइल हैलाइड में अगर हम देखें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रयुक्त होगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया से। अब देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी का दूसरा नाम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। जैसे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फिर मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ये सभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही हैं। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हम बात करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बच्चों, सब आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक नाभिक स्नेही भी होता है, नाभिक स्नेही भी होता है, साथ ही साथ ये एक ब्रॉन्स्टेड बेस भी होता है बच्चों, ब्रॉन्स्टेड बेस भी होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के प्रकृति की बात अगर हम करें तो ये एक नाभिक स्नेही भी होता है और एक ब्रॉन्स्टेड बेस भी होता है। यहाँ पे जो हम अभिक्रिया देख रहे हैं उस अभिक्रिया के अंदर हम क्या करने वाले हैं, नाभिक स्नेही की तरफ देखेंगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक अल्काइल हैलाइड है। इस अल्काइल हैलाइड पर RMgX की अभिक्रिया कराने पे हमें क्या मिल जाएगा, उच्चतर एल्केन प्राप्त हो जाएगा, उच्चतर एल्केन प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ क्या मिलेगा हमें, RMgX2 प्राप्त हो जाएगा, RMgX2, राइट। प्रिंसिपल नहीं बेटा, 3 कार्बन का उत्पाद होगा तो विषम कार्बन युक्त कहलाएगा। ब्रॉन्स्टेड बेस होता है जो H+ को ग्रहण करता है, H+ को जो ग्रहण करता है उसको ब्रॉन्स्टेड बेस कहते हैं, है ना। H+ आयन ग्राही जो होता है ना, H+ आयन जो ग्राही होता है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस कहते हैं। जो ब्रॉन्स्टेड बेस होता है वो H+ आयन को ग्रहण करने का काम करता है, उसके पास लोन पेयर होता है और उस लोन पेयर की वजह से वो क्या करता है, H+ आयन को ग्रहण करता है। तो जितने भी H+ आयन के ग्राहक हैं, ग्रहण करने वाले हैं, वो क्या कहलाते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? तो जिनको नहीं पता कि ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है, उनको मैं बता दूं, H+ आयन ग्राही जो होते हैं वो ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि H2O क्या एक ब्रॉन्स्टेड बेस है, अमोनिया क्या एक ब्रॉन्स्टेड बेस है, एल्कोहल क्या एक ब्रॉन्स्टेड बेस है, अमाइन क्या एक ब्रॉन्स्टेड बेस है, कार्बेनायन क्या एक ब्रॉन्स्टेड बेस है। अगर कार्बेनायन एक ब्रॉन्स्टेड बेस है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे भी तो कार्बेनायन ही होता है। तो देखो ये सभी H+ आयन के ग्राही हैं, राइट? हाँ है ना। ये इसके पहले जो GOC आपने पढ़ा हुआ है वहां पे भी आपको ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस मिला हुआ है ना। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि चलो हम लोग यहां इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं और इसकी अभिक्रिया हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराते हैं। किससे कराते हैं? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। और यहाँ हमने सॉल्वेंट के रूप में क्या ले रखा है, ईथर ले रखा है। तो बता सकते हैं क्या बन जाएगा उत्पाद हमारा? हमें उत्पाद के रूप में यहाँ पे प्रोपेन प्राप्त होगा, राइट? और ये अभिक्रिया भी हमारी कौन सी होगी? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? ये SN2 अभिक्रिया होती है, राइट? क्लियर है ये? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या मिलता है हमें? उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। कौन से? उच्चतर एल्केन। ऐसे एल्केन जिनमें कार्बन की संख्या क्रियाकारक की तुलना में अधिक होती है। कार्बन की तुलना क्रियाकारक में कार्बन की जो संख्या होती है उत्पाद की तुलना में कम होती है और उत्पाद के पास ज़्यादा होती है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया से भी हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एल्केन बना सकते हैं। चलिए एक और विधि हम लोग देखते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अम्ल से अभिक्रिया करा के भी हम एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। ये तीसरी विधि है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अम्ल से क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। जैसे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यहां पे हमने एक कोई यौगिक लिया है जिसमें X कोई परमाणु है जिससे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है? तो मैंने आपको क्या बताया, यहां पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसकी भांति व्यवहार करेगा? ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह बात करेगा। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो H+ देगा उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलते हैं। और इन दोनों के बीच जब अभिक्रिया होगी, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, देखो यहाँ पे एल्केन प्राप्त होगी। और ये जो एल्केन है वो किस रूप में होगी? गैस के रूप में होगी। अब यहाँ पे ये क्या हो सकता है? जैसे हम यहाँ पे बात करें कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसकी अभिक्रिया अगर हम H2O से करा दें या फिर एल्कोहल से करा दें
या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड से करा दें, या फिर H2S से करा दें, या फिर अमोनिया से करा दें, या फिर यहाँ पे हम अमाइन से करा दें, इन सभी के पास ये सब के सब क्या हैं, ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह कार्य करेंगे। अर्थात यहाँ पे वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, HiHCl HBr हो गया, H2S हो गया, अमोनिया हो गया, अमाइन हो गया, ये सभी क्या होंगे, किसकी तरह इनका व्यवहार होगा, इनका व्यवहार यहाँ पे ब्रोंस्टेड एसिड की तरह होगा। यानी ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह व्यवहार करेंगे, राइट। तो होगा ये कि ये जो मिथाइल ग्रुप है इस पे जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा और उत्पाद के रूप में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, CH4 मिलेगा। और जैसे साइड में हमें क्या मिल जाएगा, मान लेते हैं जैसे हमने H2O लिया तो OH एंड यहाँ पे Br आ जाएगा। ये क्या है, ये गैस के रूप में होगा। अब देखो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ओके तो ये यहाँ पे गैस बाहर जाएगी और इस अभिक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, अम्लीय हाइड्रोजन पता लगाते हैं। क्या करते हैं, अम्लीय हाइड्रोजन, यानी जहां भी अम्लीय हाइड्रोजन होगा उस अम्लीय हाइड्रोजन के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया करके एल्केन बना देगा, राइट। तो यहां पे ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक ब्रोंस्टेड क्षार की तरह काम कर रहा है जो H+ को ले करके और एल्केन बना देगा। अगर यही इथाइल हमने यूज किया होता तो यहां गैस के रूप में हमें इथेन प्राप्त होती, राइट। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी हम बना सकते हैं एल्केन को। फोर्थ जो मेथड है हमारी, आइए वो भी देख लेते हैं। फोर्थ मेथड सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण से। सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण से। इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हम ये देखें कि सोडा लाइम होता क्या है। ये एक तरीके का मिश्रण होता है NaOH और क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड का, ये मिश्रण होता है, राइट। आशु चौहान
सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण से तो देखो इसमें क्या होता है, भार के अनुसार 3 भाग सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1 भाग कैल्शियम ऑक्साइड को लेकर के सोडा लाइम का मिश्रण बनाया जाता है। इसमें करते क्या है, इसके अंदर में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को गर्म किया जाता है। ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम लवण सोडा लाइम के साथ उत्पाद के रूप में एल्केन प्राप्त होती है तथा CO2 अभिक्रिया को लिखेंगे कैसे, देखो एल्केन के पास एक कार्बन परमाणु कम हो जाता है। यानी क्रियाकारक की तुलना में कम होगा ये। तो ये विधि क्या कहलाती है, सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। अगर हम इसको उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे ये देखो, यहां पे हमने सोडियम एसीटेट लिया हुआ है, इस सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो एल्केन के रूप में हमें मीथेन प्राप्त होगी। राइट, यहीं पे अगर हम कोई दूसरा, जैसे मान लो साइक्लोहेक्सेन के साथ में ले लेते हैं, तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन राइट। तो इस अभिक्रिया में आप अगर देखेंगे तो क्रियाकारक की तरफ यहां पे 2 कार्बन हैं और इस तरफ एक ही कार्बन उपस्थित है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर क्रियाकारक की तरफ n नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो उत्पाद के पास n नंबर ऑफ कार्बन में से 1 कम हो जाएगा, यानी कार्बन की संख्या घटाने वाली अभिक्रिया होती है। ठीक है ना।
तो यह अभिक्रिया कार्बन परमाणु की संख्या घटाने वाली होती है। इस अभिक्रिया में जो क्विकलाइम लिया हुआ है हमने, हाँ, ये हीट का मतलब होता है, यहां पे डेल्टा मतलब हीट दिया हुआ है हमने, राइट। तो यह अभिक्रिया कार्बन परमाणु की संख्या घटाने वाली होती है। कार्बन परमाणु की संख्या को क्या कर देगी? ये घटा देगी। हाँ बिल्कुल खिलेश्वर, ये हीट है। यहाँ पे आप हीट या तो डेल्टा बना दो, और अगर डेल्टा नहीं बना रख सकते हैं ना, तो यहाँ आप लिख देना हीट लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्बन आयन का निर्माण होता है। क्या होता है? इस अभिक्रिया में कार्बन आयन मध्यवर्ती का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यह भी प्रश्न में आता है कि सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में कौन सा मध्यवर्ती बनता है। तो इस अभिक्रिया में कार्बन आयन मध्यवर्ती के रूप में बनता है। अब कार्बन आयन अगर बन रहा है तो देखो, ओके, मैं बात कर लेता हूं। देखो यहां पे क्रियाशीलता यहां पर किस पर निर्भर करेगी? कार्बन आयन के स्थायित्व पर। अर्थात अगर हम अलग अलग प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण करें, जैसे यहां हमने 3 अलग अलग तरह के कार्बोक्सिलिक अम्ल लिए। तो विकार्बोक्सिलीकरण की जो दर है वो सबसे ज्यादा किसके साथ होगी? ऐसा क्यों? क्योंकि यहां देखो, यहां पे संकरण कार्बन का sp3 है, यहां पे sp2 है, और यहां संकरण sp है। तो क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है? कार्बन आयन के स्थायित्व पर। कार्बन आयन जितना अधिक स्थायी होगा उतना ही ज्यादा विकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया होगी। राइट सर जी? ठीक है ना? तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। और
कल सेम टाइम पे हम इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, राइट। कल इसके हम क्वेश्चन भी पहले देखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम करेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, ओके। सो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, और अच्छे से पढ़ना, राइट। ओके, थैंक यू सोनाली, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। गुड नाइट दिग्विजय, गुड नाइट टू एवरीवन। कल क्वेश्चन आपको कराएंगे, काफी सारे क्वेश्चन कराएंगे, है ना। थैंक यू सो मच, बाय।